हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी, हम आपकी यूनिट फर्स्ट कर रहे थे केमिस्ट्री की, विच इज़ नेम्ड एज द सॉलिड स्टेट। ओके, एंड उसमें हमने आपके 2 टॉपिक्स कर लिए थे। फर्स्ट टॉपिक जो हमने किया था दैट इज़ द टाइप ऑफ सॉलिड। जर्नल इंट्रोडक्शन के बाद हमने टाइप ऑफ सॉलिड किया था। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि सॉलिड 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ द अमार्फस एंड क्रिस्टलाइन। ओके, उसके बाद हमने जो टॉपिक आपका स्टार्ट किया था वो हमने आपका किया था टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, जिसमें हमने 4 डिफरेंट टाइप्स के आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टडी किया था। एंड जो आज का आपका टॉपिक हमने स्टार्ट करना है दैट इज़ द क्रिस्टल लैटिस एंड द यूनिट सेल। ओके, नाम से पता लग रहा है कि जो क्रिस्टल लैटिस का मीनिंग क्या होता है कि जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, लैटिस वर्ड का मीनिंग होता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशन। ओके, तो आपके पास आपने ये समझना है कि क्रिस्टल लैटिस आपके पास क्या होती है एंड व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिट सेल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। देखो बेटा, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वी नो वेरी वेल कि उनका एक रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, मतलब एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है। ठीक है, यदि हम क्या करते हैं जो रेगुलर पैटर्न जो होता है, जब हम क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं एक डायग्राम की फॉर्म में, और हर एक जो पार्टिकल है उसको एज अ, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है डायग्राम में, एज अ पॉइंट हम डिपिक्ट करते हैं। तो ये जो पैटर्न है एक रेगुलर पैटर्न, 3 डायमेंशनल पैटर्न, इसको आप नाम दे देते हो दिस इज़ द क्रिस्टल लैटिस। जिसमें आपने क्या किया है, आपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनको एक पॉइंट से आपने डेजिग्नेट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका दिखाया हुआ है एंड दिस इज़ द ऑरेंज पोर्शन। ऑरेंज पोर्शन आपको जो शो किया हुआ है उसको आप क्या बोलोगे, यूनिट सेल। तो आपको यहाँ से ही देखते ही पता लग जाता है कि यूनिट सेल आपके पास क्या होता है। यूनिट सेल आपके पास स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है किसी भी एक क्रिस्टल लैटिस का। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा क्रिस्टल लैटिस क्या होती है। क्रिस्टल लैटिस आपके पास होती है एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particle as a point in a 3 dimensional ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट आपके पास जो होती है उसको आप बोल सकते हो दैट इज़ द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, एंड यूनिट सेल आपके पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, जिसको आप डिफरेंट डायरेक्शन में यदि मूव ऑन कराते हो एक यूनिट सेल को, तो आपके पास एक कंप्लीट क्या बनती है, क्रिस्टल लैटिस। एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपको एक जो एक वॉल है, वॉल क्रिएट करनी है आपको, या यू कैन से आपको एक बिल्डिंग क्रिएट करनी है। बिल्डिंग में सबसे फर्स्ट आप जो क्रिएट करते हो वो एक रूम को क्रिएट करते हो। ठीक है, यदि हम रूम की साइड वाइज हम रूम बनाए एंड ऊपर हम रूम बनाए, फ्रंट पे बनाए, बैक पे बनाए, तो कहने का मीनिंग है कि आप एक रूम जो है वो पूरी बिल्डिंग के लिए एक यूनिट सेल होगा। ठीक है, एंड यदि आप रूम को फर्दर डिफरेंट डायरेक्शन में आप क्या कराते हो, रिपीट कराते हो उसी सेम ज्योमेट्रिकल पैटर्न को, तो वो आपके पास एक क्या बन जाता है, कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बन जाती है। जैसे बिल्डिंग आपके पास क्या होगी, क्रिस्टल लैटिस होगी, एंड जो रूम होगा वो बिल्डिंग के लिए किसका काम करेगा, वो बिल्डिंग के लिए एक यूनिट सेल का काम करेगा। ओके, आई होप आपको यहाँ से ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब सबसे पहले आपके पास जो ये कंसेप्ट आपका स्टडी किया था लैटिस का, वो फ्रेंच जो मैथमेटिशियन थे, उनके बाद आपका ऐसा बोला गया कि जो लैटिस है वो 14 3 डायमेंशनल पॉसिबिलिटी जो अरेंजमेंट होती हैं लैटिस, आपके पास टोटल 14 आपके पास लैटिस होती हैं, सॉरी। ठीक है, जिनको आपका नाम दे दिया गया ब्रेवियस लैटिस। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्रिस्टल जो लैटिस होती है उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। देखो, लैटिस में जो आपके पास हर एक पॉइंट है, पॉइंट को आप बोल देते हो लैटिस पॉइंट, और जो ये लैटिस पॉइंट है ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट वन लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी एटम, दैट कैन बी मॉलिक्यूल, दैट कैन बी आयन। ओके, और जब आप क्या करते हो, जब आप एक स्ट्रेट लाइन से जो डिफरेंट लैटिस पॉइंट है उनको आप ज्वाइन कर देते हो, तो आपके पास एक क्या बन जाती है, एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बन जाती है, जिसको आप क्या नाम देते हो, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, उसके बाद यूनिट सेल मैं आपको बता चुकी हूँ। यूनिट सेल आपके पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है क्रिस्टल लैटिस का, जिसको आप डिफरेंट डायरेक्शन में यदि रिपीट कराओगे तो एक जो कंप्लीट लैटिस है उसको जनरेट वो कर देते हैं। ठीक है, तो यूनिट सेल की यदि हम करेक्टरिस्टिक बताएं तो यूनिट सेल में आपके पास 3 एजेस होते हैं, दैट इज़ द ABC, ABC,
3 एजेस। जैसे आपके पास रूम का एक कॉर्नर होता है, एक कॉर्नर पे आपके पास जो ये जिसको आप बोलते हो कि जो कॉर्नर है उस पे 3 आपके पास जो साइड्स हैं वो आके कंबाइन करती हैं। ठीक है, तो सिमिलर यहाँ पे होगा कि आपके पास जो एक यूनिट सेल है उसमें भी क्या होंगे, उसमें भी आपके पास 3 एज होंगे, दैट इज़ द ए, बी एंड सी। ठीक है, हर एक जो एज है वो परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो मेन पोर्शन आता है कि हर एक जो एज है उनके बीच में पर्टिकुलर एंगल होता है, दैट कैन यू कैन डेजिग्नेट एज अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, जो भी डेजिग्नेशन आप देना चाहो आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखो, हम नेक्स्ट टॉपिक जो आपका स्टार्ट करते हैं कि जो यूनिट सेल है वो कितने टाइप के होते हैं। यूनिट सेल को जर्नली आपका 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड। देखो बेटा, प्रिमिटिव जो वर्ड है ना, प्रिमिटिव प्राइमरी, उसका मीनिंग होता है आपके पास कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो। कहाँ प्रेजेंट होने चाहिए? सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो, तो उस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है उसको आप क्या बोलते हो? प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, सेंटर्ड नाम से पता लग रहा है कि आपके पास कॉर्नर्स पे तो होंगे, कॉर्नर्स पे तो हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं कहाँ प्रेजेंट होंगे? सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए उस यूनिट सेल को आप क्या बोल देते हो? सेंटर्ड यूनिट सेल। जो 3 टाइप के होते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एज सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड या एज सेंटर्ड आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर्ड का मीनिंग क्या होता है कि कंप्लीट बॉडी में एक ही प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास एक फुटबॉल बॉक्स है, फुटबॉल बॉक्स में लाइक आपकी एक फुटबॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा? वो एक्ट करेगा, मतलब वो जो आपके पास जो फुटबॉल बॉक्स है दैट एक्ट लाइक अ यूनिट सेल, वो यूनिट सेल की तरह एक्ट करेगा। एंड जो उसके अंदर जो स्पेस है, मतलब सेल के अंदर जो स्पेस है उसमें 1 फुटबॉल इज कंसिस्ट इन दैट स्पेस, तो उसको आप क्या नाम दोगे? वो आपका हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड। मतलब एक एटम आपका किस में प्रेजेंट है? यूनिट सेल की बॉडी में प्रेजेंट है, इन बिटवीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल आपके पास यही होते हैं कि जब आपके कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ प्रेजेंट हो, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, साथ में कहाँ प्रेजेंट होंगे? 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका कहाँ प्रेजेंट होगा? एट इट्स बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा, लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद आप फेस सेंटर्ड की आप बात करते हो। फेस सेंटर्ड नाम से पता लग रहा है, फेस सेंटर्ड। जैसे आपको मैं बताऊं कि आपके पास क्या है, जैसे एक वॉल है, एक दीवार जो होती है उसकी शेयरिंग किसके साथ, कितने रूम्स के साथ होती है? एक दीवार की शेयरिंग 2 रूम्स के साथ होती है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो यूनिट सेल है, मैंने आपको बताया था कि एक रूम एक यूनिट सेल की तरह बिहेव करता है एक बिल्डिंग के लिए। तो उस जो रूम है उसमें फेस कितने होंगे? फेस का मीनिंग है कि उसके जो टोटल आपके पास जो वॉल्स हैं वो कितनी होंगी। मैं आपको समझाती हूँ ये चीज़, फेस का मीनिंग आपके पास क्या होता है। आपके पास एक रूम है, रूम में आपके पास 4 वॉल्स होती हैं, एक छत होती है, एक फ्लोर होता है। ठीक है, रूफ एंड फ्लोर, टोटल ये सारे के सारे एक्ट करते हैं एज अ फेस। ठीक है, तो जब आपके पास फेस सेंटर का मीनिंग क्या हो कि आपके पास जो एटम है, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, ये एक फेस है, एटम आपका प्रेजेंट होगा यहाँ पे फेस के सेंटर में। टोटल फेस कितने हुए एक यूनिट सेल में? 6। तो आपके पास जो एटम है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? 6 तो हर एक फेस पे प्रेजेंट होगा, फेस पे एंड कॉर्नर्स पे। ठीक है, तो जब आपके पास फेस एंड कॉर्नर्स दोनों पे प्रेजेंट हो तो उस टाइप के यूनिट सेल को आप क्या बोल देते हो? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, दैट इज़ द एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड का मीनिंग आपके पास क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, बट वो आपके प्रेजेंट होंगे अपोजिट फेसिस पे। सेंटर जो होगा अपोजिट फेसिस का, वहाँ भी आपके प्रेजेंट होंगे। एंड का मीनिंग क्या होता है? एंड का मीनिंग होता है एक रूम में यदि हम एक दीवार को एज्यूम आप करते हो वॉल को, तो उसके जस्ट अपोजिट, उसके जो सामने वाली दीवार है वो, यदि आपकी एक दीवार में एंट्री पॉइंट है तो दूसरी में एग्जिट होगा, तो वो एंड हो जाता है एक तरह से रूम का, एंटर एंड एग्जिस्ट।
सेम पे तो नहीं, सेम पे तो आप नहीं लगा सकते ना। हम यहाँ पे अजम्पशन कर रहे हैं कि एक आपका लाइक यहाँ प्रेजेंट होगा, दूसरा उसके सेम टू सेम आपका जो उसका फ्रंट जो पार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट होगा ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, तो एंड आपके पास एंड का मीनिंग यही होता है कि मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ कि एक तो आपका इस फेस पे होगा, दूसरा आपका जो लास्ट वाला, ये जो लास्ट वाला फेस है ना उसमें प्रेजेंट होगा, फेस के सेंटर में। तो उसको आप क्या बोल देते हो, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो आपके पास जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो आपके पास 7 टाइप की अरेंजमेंट होती है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन पूछते हैं सॉलिड स्टेट से। ठीक है, जो चीज़ आपको याद रखनी है वो आप यहाँ से याद रखोगे। क्यूबिक है, वी नो क्यूब की जो आपके पास जनरल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, और हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो याद रखना बेटा इस चीज़ को, सॉरी, कि आपके पास जो क्यूबिक अरेंजमेंट है उसमें एंगल्स एंड जो एज लेंथ है वो सारी की सारी क्या होती हैं, सेम होती है। एग्जांपल, NaCl का क्रिस्टल, जिंक ब्लिंड एंड कॉपर क्रिस्टल आपके पास क्या होते हैं, क्यूबिक शेप के होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल आपके पास क्या होता है, टेट्रागन का मीनिंग होता है कि एंगल, तो ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं, आपको पता होनी चाहिए कि एंगल तो सारे के सारे इक्वल होंगे, 90 डिग्री के इक्वल, बट एक जो साइड है वो इक्वल नहीं होगी। मीन्स ये साइड, ये दोनों साइड आपके पास इक्वल हैं, बट जो ये साइड है ये क्या है, डिफरेंट है। एक साइड डिफरेंट हो तो वो आपके पास क्या हो जाता है, टेट्रागोनल। ऑर्थोरोम्बिक में आपके पास क्या होता है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती ऑर्थोरोम्बिक में, एंड आपके पास सारे एंगल इक्वल होते हैं, और सारे के सारे किसके इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। साइड सारी अनइक्वल ऑर्थोरोम्बिक, एंड सारे एंगल इक्वल एंड 90 डिग्री के आपके पास इक्वल होते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल की हम बात करें तो आपको हेक्सागन का पता होना चाहिए, दो एंगल तो 90 डिग्री के होते हैं, एक एंगल 120 डिग्री का होता है, एंड दो साइड इक्वल होती हैं, एक अनइक्वल होती है। ठीक है, उसके बाद यू कैन से ट्रायगोनल या रोम्बोहेड्रल आप बोल सकते हो। साइड्स भी सारी इक्वल होंगी, एंगल्स भी सारे इक्वल होंगे, बट कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल यहाँ से आप ज़रूर याद कर लेना, क्या पता मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि बताओ कि इसमें से लाइक ऑर्थोरोम्बिक कौन सा है, ठीक है, या कौन सा नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए। मोनोक्लिनिक जो सेल है उसमें आपके पास क्या होगा, यूनिट सेल, कोई भी आपके पास जो साइड है वो इक्वल नहीं होगी, बट जो एंगल्स हैं वो सारे के सारे, सॉरी, दो एंगल आपके पास इक्वल होंगे, एक आपके पास डिफरेंट होगा। ठीक है, एंड ट्राइक्लिनिक में कोई साइड एंड कोई भी एंगल आपका इक्वल नहीं होता। ठीक है, एग्जांपल, पोटाशियम डाइक्रोमेट, बोरिक एसिड एंड कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ से एग्जांपल बेटा आप याद कर लेना। ये आपका एक तरह से दिखाया हुआ है 14 टाइप के जो ब्रेवियस लैटिस है, उसको आप देखना। यहाँ पे देखो, सिंपल में तो सारे के सारे प्रिमिटिव जिसको आप बोलते हो सारे के सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, सारी साइड्स इक्वल हैं। क्यूबिक की हम बात कर रहे हैं। बॉडी सेंटर में क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो होंगे, लेकिन देखो एक कहाँ आ गया, ये तो सारे कॉर्नर्स पे होंगे, 8 तो कॉर्नर्स पे होंगे, एक कहाँ आ गया, बॉडी के इन बिटवीन। ठीक है, फेस सेंटर्ड, फेस में देखो ये सारे कॉर्नर्स पे तो हैं, बट एक एक एटम आपका कहाँ प्रेजेंट है, 6 फेस हैं तो एटम आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, फेस के सेंटर में। ठीक है, उसके बाद ट्रायगोनल में दिखाया हुआ है, प्रिमिटिव होता है एंड बॉडी सेंटर। ठीक है, उसके बाद आपका मतलब डिफरेंट आपके पास जो ब्रेवियस लैटिस है उसको यहाँ पे शो किया गया हुआ है, तो इसको एक बार देख लेना। ठीक है, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो 7 टाइप के जो प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं वो आपने ज़रूर करने हैं। उनके एग्जांपल, कौन सा एंगल किसका इक्वल होता है, ऑल थिंग यू मस्ट हैव टू नो फ्रॉम हेयर। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से जो आपका बनता है इस पोर्शन से वो आपने करना है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ क्रिस्टल लैटिस एंड अ यूनिट सेल। या क्वेश्चन ऐसे मोल्ड करके बोल सकता है, वो आपसे पूछ सकता है डिफाइन क्रिस्टल लैटिस, या आपसे पूछ सकता है डिफाइन यूनिट सेल। ये आपसे क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है कि गिव द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूनिट सेल। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अब तक आपका जो इतना भी पोर्शन हमने यहाँ पे किया है इस टॉपिक तक, तो वहाँ से आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, फर्स्ट टॉपिक से ही।
एक टॉपिक आपको जो एक क्वेश्चन जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, व्हाट डू यू मीन बाय सूडो सॉलिड। ठीक है, आइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी यहाँ से आपको ये याद रखना है। ट्रू सॉलिड क्यों बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को, यू मस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड। ठीक है, और उसके बाद आपका जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आयनिक एंड मेटेलिक सॉलिड से, एंड यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। आयनिक सॉलिड से आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि किस टाइप के आपके पास जो सॉलिड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर होते हैं, बट मॉल्टन स्टेट में आपके कंडक्टर हो जाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मेटेलिक आपके मोल्टन प्लस दोनों सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा कि आपका जो ग्रेफाइट है ना, हालांकि वो आइसोटोप है कार्बन का, डायमंड हार्ड होता है, ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट होता है। क्यों होता है ये चीज़ मैंने आपको बतानी भी थी, लास्ट वीडियो आपकी बीच में ही पॉज हो गई थी, तो ये चीज़ मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखो बेटा, आपके पास क्या होता है, एक जनरल सी बात मैं आपको बताती हूँ। जो डायमंड होता है, डायमंड में कार्बन, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है भाई। चारों के चारों जो बॉन्ड है ना, यहाँ एक सेकंड बेटा मैं आपको शो करती हूँ कॉपी में, यहीं पे शो कर देती हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। डायमंड के केस में हर एक कार्बन आपका आगे जो 4 बॉन्ड बनाएगा ना, वो सारे के सारे कार्बन प्रेजेंट होंगे ऑन द अपोजिट एज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। ग्रेफाइट में आपके पास क्या होता है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, कार्बन के 4 बॉन्ड बनाता है, 3 तो आपके पास जॉइंट होंगे कार्बन के अदर जो एटम है उनके साथ, एक इलेक्ट्रॉन आपका फ्री होगा। ये जो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से आपके पास ये क्या करेगा, ये थ्रू आउट द क्रिस्टल आपका मूव करता रहेगा। उस मोमेंट की वजह से वो जो ग्रेफाइट है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। तो इस चीज़ को याद रखना। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकते हैं कि ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर क्यों होता है। डिफरेंट आपके पास ऑप्शन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए बता रही हूँ मैं, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा होता है। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एंड ये तो मैंने आपको बता ही दिए 2-3 टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक था जो आपने करना है। कल हम आपका स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक कि आप किसी भी यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ़ एटम्स है उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू।